हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 फरवरी 2024 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी स्टूडेंट को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता सरस्वती का आज दिन है, आज ऑफिस में भी पूजा होगी और मेरी भी सरस्वती माता से कामना रहेगी कि आप सभी लोगों को इस बार सिलेक्शन जल्द से जल्द दिलाएं और बस पेपर ना लीक हो, सब कुछ फेयर तरीके से हो और आप सिलेक्शन लें, अपना करियर इसी वर्ष शुरू करें। इसी प्रे के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज की वीडियो। कल की करंट अफेयर का हम लोग क्विकली रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को और 12 फरवरी 2024 को दोस्तों श्रीलंका और मॉरिशस में भी अब शुरू हो चुका है यूपीआई सिस्टम। पीएम मोदी ने इसे वर्चुअली लॉन्च किया और अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने देश में पहली बार सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने की बात की है। भारत सरकार ने महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र के लिए सशक्त बनाने के लिए स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। आईसीसी अंडर 19 का विश्व कप खिताब जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके। पेटीएम ई कॉमर्स कंपनी का नाम अब बदल करके पाई प्लेटफॉर्म हो गया है। इसके अलावा अडानी पोर्ट्स जो है ये जलवायु कार्यों और पर्यावरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। फिनलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टव यहाँ के राष्ट्रपति का चुनाव जीत चुके हैं, अब ये बनेंगे नए राष्ट्रपति। और IEEE केरल अनुभाग ने अभी हाल ही में एस सोमनाथ जो कि इसरो के चेयरमैन हैं, इनको KPP नामबियार पुरस्कार से सम्मानित किया है। IPL 2024 के लिए चेन्नई सुपर किंग का ब्रांड एम्बेसडर कैटरीना कैफ को बनाया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया है क्विकली रिवीजन, कल जिनके बारे में आपने डिटेल में पढ़ा था। अब हम लोग बात करेंगे आज की करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज और PDF दी जाती है। आप इन दोनों का लाभ उठा सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। आपको कोई भी पेमेंट नहीं करनी है, कहीं भी कोई चार्जेस नहीं लगेगा। एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। डेली का, वीकली का, मंथली का सारा करंट अफेयर यहाँ पर आपको मिलेगा और सारा का सारा क्विज भी आपको यहाँ पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन, 12 फरवरी को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया गया? तो 12 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। एक्चुअली में राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 12 फरवरी को मनाया हर बार नहीं जाता है, इस बार मनाया गया है। क्यों? क्योंकि ये फरवरी का सेकेंड मंडे पड़ता है और फरवरी के सेकेंड मंडे को ही आता है प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी डे यानी कि मिर्गी दिवस। तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस तो मनाया ही जाता है, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस इस बार पड़ गया। तो उपरोक्त तो दोनों जो है ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर एक एक करके बात करते हैं। इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे जो है ये फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। इंटरनेशनल लीग अगेंस्ट एपिलेप्सी और इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर एपिलेप्सी, इन दोनों संस्थाओं के द्वारा मिल करके ये दिवस मनाया जाता है और इससे रिलेटेड ये संस्थाएं हैं तो अवेयरनेस वगैरह फैलाती हैं। इस बार की थीम है माइलस्टोन्स ऑन माई एपिलेप्सी जर्नी और मुझे उम्मीद है कि आप में से लगभग सभी लोगों ने किसी न किसी मिर्गी वाले पर्सन को, मरीज को जरूर देखा होगा हॉस्पिटल्स में या अपने आसपास समाज में। जरूर आपने कभी न कभी देखा ही होगा या इसके बारे में सुना जरूर होगा। तो मिर्गी दोस्तों एक तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड बीमारी है। ये क्वेश्चन बना हुआ है एग्जाम में, किससे रिलेटेड बीमारी है? तो आप बताओगे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है। अगला दिवस नेशनल प्रोडक्टिविटी डे यानी कि राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। दोस्तों हम लोग काम तो हमेशा करते हैं, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई तो हमेशा करते हो। कभी कभी होता होगा कि आप 4 घंटे पढ़े बैठे, लेकिन उसमें समझ में आया थोड़ा सा चैप्टर या 1 घंटे का चैप्टर या इतना समझ में आया जितना आपको लगता है कि अगर कभी हम अकेले में अगर 1 घंटे में बैठे होते तो 1 घंटे में भी वो पढ़ लेते। तो असली प्रोडक्टिविटी आपकी वो 1 घंटे की रही। ऐसे ही कभी कभी आपको लगता होगा कि आपने 1 घंटे में इतना कुछ पढ़ लिया, एकांत मन मिल गया, बढ़िया से शांत माहौल मिल गया और आपका मन लग गया, इंटरेस्टिंग टॉपिक मिल गया। तो आपने कभी कभी देखा कि 1 घंटे में आपने इतना पढ़ लिया जितना कभी आप 2 घंटे में या 3 घंटे में पढ़ते थे। तो आपकी प्रोडक्टिविटी उस दिन बहुत ज्यादा रही। तो यही उत्पादकता हर क्षेत्र में होता है, चाहे कोई उत्पादन किया जा रहा हो, चाहे कोई कंपनी में काम कर रहा हो, चाहे आप स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो, सब जगह पर ऐसा होता है। तो राष्ट्रीय उत्पादकता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम है इनोवेट। क्लियर? फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस है, आप इनको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला, किस मंत्रालय ने दूर दराज के गांवों में अपार पहल शुरू किया? तो अपार पहल अगर आपको याद हो तो अक्टूबर 2023 में मैंने अपार आईडी के बारे में बताया था। शिक्षा मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था और शिक्षा मंत्रालय ने ही अभी भी इसे लॉन्च किया है।
एक्चुअली में ये दूर दराज के गांवों में अभी लॉन्च किया गया है, यानी जो रिमोट एरिया होते हैं, रिमोट विलेजेस होते हैं जो बहुत दूर होते हैं, आम पहुंच से कभी कभी दूर हो जाते हैं वो, ज्योग्राफिकल कंडीशन की वजह से, कुछ पहाड़ी इलाके में होते हैं कुछ, या बहुत ही आउट एरिया में होते हैं। ऐसे गांवों में ये अपार पहल शुरू किया गया है। अपार आईडी, अपार पहल है क्या, इसके बारे में जान लो। देखो, अपार जो है ना, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। भारत सरकार या कहे शिक्षा मंत्रालय एक ऐसा रजिस्ट्री बना रही है, एक ऐसा अकाउंट बना रही है स्टूडेंट्स के लिए, जिस पे अकाउंट पर उसका सारा करियर का जितना भी अचीवमेंट रहा है वो उसमें रहेगा। या कहें कि आप जैसे सीवी बनाते हो ना एक, तो सीवी में क्या रहता है कि एक लिखित आपका प्रमाण होता है, आपने ये किया है, ये किया है। लेकिन यहाँ पर आपकी आईडी रहेगी आपका पोर्टल पे, और उस आईडी पर सारा डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ अपलोड कर सकते हो, जैसे कि आप जिस जिस डिवीजन में, जिस जिस जगह पर आप पास हुए हुए हो, जो जो डिग्री आपके पास है, जो डिप्लोमा आपके पास है, आपने कौन सी डिवीजन हासिल करी हुई है, या आपको कोई मेडल अगर मिला हुआ है, कहीं पर आप सम्मानित किए गए हो, ये कंप्लीट डिटेल्स स्टूडेंट्स की इस आईडी पर रहेगी। और इसीलिए मैंने उस दिन भी बताया था जब अक्टूबर 2023 में ये क्वेश्चन लिया गया था, जब पहली बार से शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया था, उस दिन भी आपको बताया गया था, इसे ही कहा जा रहा है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। क्या कहा जा रहा है? वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। तो अपार आईडी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना आप। और इसका फुल फॉर्म ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री होता है। फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। तो शिक्षा मंत्रालय ने लॉन्च किया। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी। अगला, यहाँ पर कुछ और पोर्टल हैं, हम लोग रिवीजन करेंगे, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था। देखो यहाँ पर अपार आईडी मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना, ये उसी समय का आपको बताया गया है। ये जो भी डिटेल्स दी जाती है रिवीजन पर्पज से, ये आपका लास्ट 1 ईयर का होता है, लास्ट 1 ईयर का। और वो डाटा मतलब नीचे से ऐसे गायब होता रहता है और ऊपर ऊपर नया नया ऐड होता रहता है। तो आपको रिवीजन कराया जाता रहता है। लगभग समझ लो 10 लाइन है तो कम से कम 10 दिन 10 बार आपको ये पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो इसलिए जो भी ये रिवीजन पॉइंट दिया जाए, जो भी टॉपिक का दिया जाए, उसको बहुत ही केयरफुली आप पढ़ा करो, सुना करो। स्वाति पोर्टल के बारे में कल हम लोगों ने जिक्र किया था कि महिलाओं को साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी वगैरह में बढ़ावा देने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये पोर्टल भारत सरकार ने लॉन्च किया है, ठीक है। आगे, हाल ही में किस राज्य के गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो अभी हाल ही में ओडिशा के गुप्तेश्वर वन को दोस्तों जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है, बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। ये गुप्तेश्वर फॉरेस्ट ये ओडिशा में है, और ओडिशा का अब चौथा ऐसा जैव विविधता विरासत स्थल बन चुका है। ओडिशा के कोरापुट जिले में है, 350 हेक्टेयर में फैला हुआ है। इससे पहले के 3 जो थे उनमें मंदसरू बीएचएस है, यानी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और महेंद्रगिरी बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, और गंधमर्धन बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ये 3 पहले थे, एक अब और ऐड हो गया है, गुप्तेश्वर वन। अब उड़ीसा आया है, उड़ीसा को देख लो आप मैप में, यहाँ पर है उड़ीसा। राजधानी भुवनेश्वर। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के सीएम हैं, और ये सेकेंड लार्जेस्ट टाइम पीरियड कार्यकाल वाले ये सीएम हैं। रघुवर दास जी यहाँ के गवर्नर बने हुए हैं। चिल्का लेक है, अंशुपा लेक है, और कांजिया झील है। चिल्का लेक जो है ये फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया है, इसको याद रखिएगा। इंडिया में अभी 5 और रामसर ऐड हुई हैं, टोटल 80 रामसर साइट हो चुकी हैं इंडिया में आज के टाइम पर। अंशुपा झील भी यहाँ पर है। अच्छा, चिल्का लेक जो है ये लैगून झील है, साथ ही साथ ये खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है, यहाँ नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क है, चंद्रका हाथी बिहार है, भीतरकनिका नेशनल पार्क है। भीतरकनिका नेशनल पार्क आपसे पूछा जाएगा, ये भारत का सेकेंड लार्जेस्ट मैग्रेव वन है, सेकेंड लार्जेस्ट मैग्रेव वन है, ये बात याद रखना। सबसे बड़ा कौन सा है तो आप बताओगे सुंदरवन का। सुंदरवन नेशनल पार्क भारत का सबसे बड़ा मैग्रेव वन क्षेत्र है। घुमरा छाऊ सवारी संचार पैका गरुड़ वाहन ये यहाँ का लोक नृत्य है प्रमुख। इसके अलावा 30 जिले हैं ओडिशा में, और 147 सीटें हैं विधानसभा में। लोकसभा में यहाँ से 21 सीट जाती है, राज्यसभा में यहाँ से 10 सीट जाती है। आगे, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहां पर जनरल बिपिन रावत जी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत जी जो कि भारत के फर्स्ट सीडीएस थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे, एक नया पद सृजित किया गया इनके टाइम पर। इनको पहला इसका पद सौंपा गया, समझ लो ये पहले सीडीएस बने। सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए एक पद बनाया गया था। इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स,
तीनों के ऊपर एक पद होता है सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तीनों का जो अध्यक्ष होता है। तो ये फर्स्ट नंबर के बनाए गए थे जनरल बिपिन रावत जी। इससे पहले ये भारतीय थल सेना के चीफ होकर के रिटायर हुए थे, 40 सालों तक सेवाएं दे चुके थे और इनका एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन भी हो गया था। आपको याद होगा वो इंसिडेंट हुआ था, हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था इनका। तो इनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया गया है देहरादून में। एक्चुअली में ये उत्तराखंड से ही आते हैं, जन्म स्थान उत्तराखंड ही है और इनकी अभी प्रतिमा वहां पर स्थापित की गई है। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने इनकी प्रतिमा का अनावरण किया हुआ है। अभी के टाइम पर सीडीएस कौन है? तो अभी के टाइम पर दोस्तों हैं अनिल चौहान जी, जनरल अनिल चौहान। जनरल अनिल चौहान वर्तमान में है, अनिल चौहान साहब वर्तमान में सीडीएस है भारत के। अगला, पीएम मोदी ने किस देश की यात्रा में अहलान मोदी कार्यक्रम में हिस्सा लिया? तो दोस्तों पीएम मोदी गए हुए हैं यूएई की यात्रा पर, यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर। मैंने आपको बताया है ना, कई बार बताया पिछले दिनों में कि वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट आयोजित करने जा रहा है यूएई, मतलब कि कर ही रहा है, बाद 14 तारीख हो रहा है वहां पे, आज समापन भी हो जाएगा वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। तो इसमें पीएम मोदी जी को भी इनवाइट किया गया था और भारत को तो विशेष तौर पर इनवाइट किया गया था गेस्ट के रूप में। तो यूएई में ये हो रहा था इवेंट, वहीं पर पीएम मोदी ने एक अपनी स्पीच सभा आयोजित करी, मतलब कि एक रखा गया लोगों को, वहां पर जो इंडियंस रह रहे हैं उनको एड्रेस करने के लिए इन्होंने एक इवेंट रखा जिसका नाम अहलान मोदी रखा गया है। ठीक वैसे ही जैसे आप देखे थे कि हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था, हाउडी मोदी कार्यक्रम हुआ था अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर। जब ट्रंप इंडिया में आए थे तो नमस्ते ट्रंप हुआ था, नमस्ते ट्रंप आयोजन हुआ था, ठीक है ना। ऐसे ही पीएम मोदी जब ऑस्ट्रेलिया में गए थे तो वहां पर आयोजन हुआ था। ऐसे ही पीएम मोदी लंदन में एक बार गए थे 2015-16 में, तो वहां पर एक इवेंट हुआ था। तो मतलब ये जो इवेंट का नाम है ये पूछा जा सकता है, याद रखना, अहलान मोदी इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर इन्होंने भारतीयों को जो वहां पर रह रहे हैं यूएई में उनको संबोधित किया। साथ ही साथ बहुत सारे डाटा, बहुत सारे फैक्ट्स भी इन्होंने बताए, जैसे जैसे यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, तो ये बात ध्यान रखना। अब बताओ पहले दूसरे कौन है? तो आप कहोगे सर पहला जो था, जब 2020 के टाइम पर गलवान घाटी इंसिडेंट हुआ था तब तक तो चाइना फर्स्ट पर रहता था अपना ट्रेड पार्टनर, लेकिन उसके बाद भारत ने डिपेंडेंसी धीरे धीरे उससे घटानी शुरू की और आज के टाइम पर अमेरिका भारत का फर्स्ट ट्रेड पार्टनर है, मतलब टॉप का सबसे बड़ा। सेकंड पर अभी भी चाइना है, क्योंकि चाइना पर अभी भी इंडिया की डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है। थर्ड पर यूएई है। यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक है, यानी कि इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो यूएई 7वें नंबर पर आ जाता है। भारत जो है आईआईटी दिल्ली का एक परिसर वहां पर भी खोला हुआ है, वहां पर मास्टर कोर्स भी शुरू किया हुआ है भारत का आईआईटी दिल्ली, पिछले महीने अभी शुरू हुआ। पीएम मोदी 14 फरवरी को अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर यानी कि बीएपीएस द्वारा जो बनाया गया है इसका उद्घाटन करेंगे। आज करेंगे यानी 14 फरवरी को करेंगे और ये भी एक ऐतिहासिक है। किसी मुस्लिम देश में पूरे के पूरे पश्चिमी दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर स्थापित होना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अबू धाबी में स्थापित हो रहा है और इसका उद्घाटन पीएम मोदी जी करेंगे। बीएपीएस संस्था के द्वारा ये बनाया गया है। क्लियर है ना। यूनाइटेड अरब अमीरात है कहाँ पर? तो अगर आप वर्ल्ड मैप में देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आप देखोगे तो अपने पड़ोस में ही पड़ता है यूनाइटेड अरब अमीरात, बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। यूनाइटेड अरब अमीरात यही है। ये 7 अमीरात से मिलकर के बना हुआ है, इसलिए इसे यूनाइटेड अरब अमीरात कहते हैं। इसी 7 अमीरात में एक अमीरात है अबू धाबी, एक है दुबई। अबू धाबी जो है वो राजधानी है और वहाँ के जो अमीर होते हैं वो कहलाते हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और जो ये दुबई के जो अमीर होते हैं वो यहाँ के प्रधानमंत्री कहलाते हैं। ये बात मैं आपको वैसे बता चुका हूँ कई बार। फिलहाल ये 7 ऐसे अरब अमीरात का एक यूनाइटेड है, एक समूह है, और इसमें दुबई, अबू धाबी ये सब विकसित हैं, बाकी तो अभी भी बालू ही है वहाँ पर, मतलब रेत ही है। आगे, हाल ही में किस शहर ने 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करने की घोषणा की? तो यहाँ पर इन्होंने ही घोषणा की है, दुबई ने घोषणा की है कि ये 2026 तक दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू कर देंगे। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन मुझे याद है, मैं आपको बता चुका हूँ 2023 के आसपास में, 2023 के मिड में मैंने आपको बताया था कि भारत में भी ऐसी चीजें शुरू करने की बातचीत चली थी। इंडिगो ने कहा था कि हम भी चलाएंगे, इंडिगो ने कहा था कि इंडिया में चलाएंगे एयर टैक्सी सेवा, और वो भी चलाएंगे कब तक? 2026 तक।
देखना होगा पहले ये चलाते हैं कि पहले ये चलाते हैं। हालांकि दुबई जो है ये पूरा फुल एंड फाइनल मोड में है और इन्होंने प्रोटोटाइप वगैरह भी लॉन्च कर दिया है स्काई पोर्ट्स के साथ समझौता करके कि ये 2026 तक एयर टैक्सी सेवा शुरू कर देंगे। दुबई है भाई, भरोसा भी किया जा सकता है क्योंकि यहाँ की पेइंग कैपेसिटी भी वैसी है, उस लेवल की सिस्टम्स भी है। तो एयर टैक्सी मतलब क्या होगा, मतलब अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना है तो टैक्सी के रूप में एयर टैक्सी का भी लोग सहारा ले सकेंगे। 321 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होगी, 161 किलोमीटर की रेंज होगी और ये इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। ठीक है, तो अच्छा, दुनिया में अगर सबसे पहला अगर एयर टैक्सी पूछा जाए किसने बनाया है, तो बनाया है चाइना की कंपनी ने। चाइना की एक अहांग कंपनी है, उसने EH216S नाम से लॉन्च किया था। तो ये बनाने वाली है, लेकिन टैक्सी चलने वाली दुनिया की सबसे पहली एयर टैक्सी सेवा किसने शुरू की, तो आप बताओगे दुबई ने। जैसे आपका भी अगर मन करे दुबई जाने का, तो उसके पहले तो जॉब जरूरी है, नौकरी जरूरी है। इसके लिए बसंत पंचमी के अवसर पर आपके लिए बहुत ही बड़ा डिस्काउंट लाया गया है। जीएस सफलता बैच एक बार फिर से 80% डिस्काउंट पर आपके लिए अवेलेबल है, मात्र 399 में। यूपी पुलिस का खाकी बैच अब तो मान लीजिए ये तो पार हो चुका है। लोको पायलट का जो बैच है इसको आप ले सकते हो, मात्र 239 में एक बार फिर से ओपन किया गया है। पुराने बैच वालों को सक्सेसफुली नए बैच में शिफ्ट कर दिया गया है फ्री ऑफ कॉस्ट। नया बैच जो है जिनको जिनको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकते हैं। 3 दिनों के लिए 239 में ये अवेलेबल है। एसएससी कॉम्बो बैच जो आया था ये 399 में अवेलेबल है, ये भी आप ले सकते हो। इसमें CHSL, CGL, CPOSI, SSC GD, MTS सब आप तैयारी कर सकते हो। SSC के GS स्पेशल का 399 में अवेलेबल है। इसके अलावा बिहार SSC, UP GK इन सबको आप अवेल कर सकते हो। कूपन कोड में आपको यूज करना है BASANT, बसंत कूपन कोड यूज करना है, 80% का डिस्काउंट मिलेगा। ये सिर्फ 14, 15 और 16 3 दिनों के लिए अवेलेबल रहेगा कूपन कोड। तो इसका आप ऑफर का फायदा उठाइए। MZT ऐप पर जाइए या फिर आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 7235939467 पर, या फिर सिंपली जाइए गूगल प्ले स्टोर पर MZT ऐप डाउनलोड कीजिए। वीडियो कोड सेक्शन में जाइए, वहां पर आपको गाइड करा जाएगा। कोई भी डाउट आता है तो जगह जगह व्हाट्सएप का आइकन बना है, उस पर क्लिक करेंगे तो सीधे पहुंचेंगे आप हमारी टीम के पास और वहां पर आपको सजेस्ट किया जाएगा। तो आप इसको ले सकते हो, आप इस ऑफर का जरूर फायदा उठाइए। अगला क्वेश्चन, दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र नामक संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा दोस्तों हैदराबाद, तेलंगाना में। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र, याद रहे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र जो है ये संगीत नाटक अकादमी का ही एक क्षेत्रीय केंद्र है। संगीत नाटक अकादमी मेन वाला जो है वो कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। नई दिल्ली में है, जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, 1953 में हुई थी। लेकिन इसी का जो दक्षिण वाला जो समझ लो एक क्षेत्रीय केंद्र है जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र कहा जा रहा है, ये हैदराबाद, तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। तो इसे दक्षिण भारत का कल्चरल लेगेसी कहा जाएगा। तो इसका उद्घाटन पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने किया 12 फरवरी को। साथ ही साथ उन्होंने भारत कला मंडपम का ये सभागार का या कहे कन्वेंशन सेंटर का शिलान्यास किया है। ये ठीक वैसे ही कन्वेंशन सेंटर है जहां पर समिट वगैरह आयोजित होंगी आगे आने वाले समय में, जैसे भारत मंडपम है, जैसे यशो भूमि है नई दिल्ली में, है ना। तो वैसे ये भी एक कन्वेंशन सेंटर है भारत कला मंडपम, और ये दक्षिण भारत में ही बनाया जा रहा है। तो इसका शिलान्यास हुआ है, मतलब ये बनना शुरू हुआ है, पिच स्टोन दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए है। अच्छा, संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष कौन है? संध्या पुरेचा। अगला, नीति आयोग ने निम्न में से किस शहर के आर्थिक परिवर्तन की योजना बनाई? तो अभी हाल ही में नीति आयोग ने 4 शहरों मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापत्तनम, इन 4 शहरों के इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है, इसकी योजना बनाया है नीति आयोग ने। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, नीति आयोग प्रिपेयर प्लान फॉर इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 4 सिटीज इंक्लूडिंग मुंबई एंड वाराणसी। तो ये जो है BVR सुब्रमण्यम, जो वर्तमान में CEO हैं करेंट टाइम पर नीति आयोग के, उन्होंने एक मॉडल पेश किया हुआ है। इन्होंने कहा है कि हम लोग प्लान कर रहे हैं और जिससे ये 4 सिटीज जो हैं इनको इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इनसे इतना रेवेन्यू जनरेट होगा कि भारत को एक डेवलप्ड इकोनॉमी बनने में ये काफ़ी मदद करेंगे, चाहे वाराणसी हो, चाहे ये सूरत हो, चाहे विशाखापत्तनम हो, चाहे मुंबई हो। अब देखो, इसमें 3 तो आपको समझ में आ रहा होगा, चौथा भी मैं आपको समझा देता हूँ क्यों। मुंबई आप जानते हो ये तो पहले से ही इकोनॉमिक कैपिटल है भारत की। सूरत जो है ये डायमंड सिटी है
और सूरत दुनिया में 90% के हीरो का जो पॉलिशिंग होता है वो सूरत में ही होता है। अभी आपने देखा डायमंड बोर्ड्स बिल्डिंग का भी उदाहरण किया गया है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग है। विशाखापत्तनम जो है, नो डाउट ये पोर्ट के मामले में, बंदरगाह के मामले में एक अहम रोल अदा करता है, तो यहाँ से समुद्री व्यापार बढ़ाया जा सकता है। वाराणसी जो है, ये पर्यटन की दृष्टि से इसको डेवलप किया जा सकता है। तो कुछ इसी प्रकार से नीति आयोग ने अपनी नीतियां बनाई हुई हैं कि आगे आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी योजना बनाएंगे जिससे ये जो 4 शहर हैं ये इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ से इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगी। 2047 तक भारत की इकोनॉमी $30 ट्रिलियन का हम लोग लक्ष्य बना करके चल रहे हैं। 2030 तक अगर हम लोग टारगेट बना करके चल रहे हैं कि $7 ट्रिलियन हो जाए, और $5 ट्रिलियन तो बहुत जल्दी ही होने वाले हैं 2027-28 तक। 2027-28 तक सरकार ने ये भी लक्ष्य बताया हुआ है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये कुछ टारगेट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है। मुंबई महानगर क्षेत्र को ये बता रहे हैं कि केवल मुंबई महानगर क्षेत्र की जीडीपी जो है ये $300 बिलियन तक पहुंच सकती है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो NITI यानी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। 1 जनवरी को योजना आयोग को भंग करके नीति आयोग स्थापित किया गया। ये एक लॉन्ग टर्म के लिए एक बॉडी है। योजना आयोग 5-5 साल के लिए हुआ करता था। तो नीति आयोग जो है, इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष है सुमन केबेरी। CEO कौन है? BVR सुब्रमण्यम जी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित 75वें स्टैंडरेजा मेमोरियल टूर्नामेंट में अमित पंघाल ने कौन सा मेडल जीता? तो अमित पंघाल ने जीत लिया है दोस्तों गोल्ड मेडल। 75वां स्टैंडरेजा मेमोरियल टूर्नामेंट अभी आयोजित किया गया, और इसमें भारत के 2 बॉक्सर अमित पंघाल और सचिन, ये दोनों ने गोल्ड जीता हुआ है। इसके अलावा बाकी 4 ने सिल्वर मेडल जीता है और 2 ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। इस प्रकार से कुल अपने आए हैं 8 मेडल। बुल्गारिया में यह आयोजित किया गया था। भारत ने कुल 8 मेडल जीते हैं, जिनमें से 2 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है जी, स्टैंडरेजा मेमोरियल टूर्नामेंट। अगला 13 फरवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस दोस्तों मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी की जयंती पर। भारत की कोकिला कही जाने वाली सरोजनी नायडू जी, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी को, और इसीलिए मनाते हैं नेशनल विमेंस डे। सरोजनी नायडू जी की अगर बारे में बात करें तो ये कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली ये पहली भारतीय महिला थी। ठीक है ना, पहली भारतीय महिला थी, ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा महिला, ठीक है, इसके अलावा ये राज्यपाल बनी। जब भारत आजाद हुआ तो ये राज्यपाल बनी, और ये यूपी की राज्यपाल बनी थी। इस बार इनकी 145वीं जयंती है। क्लियर, ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस आज के दिन से। आई होप आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए, और आपका जो भी सुझाव है आप बता सकते हैं मुझे। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण महापुरुषों के जयंती और पुण्यतिथि पर संबंधित जो दिवस हैं वो आपके सामने रखे गए हैं। इसका रिवीजन मैं लगातार आपको कराता रहता हूँ, इसलिए आज मैं नहीं कराऊंगा। आज हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। इसकी PDF और क्विज आपको दी जाती है। PDF आपको टेलीग्राम पर दी जाती है। टेलीग्राम पर क्विज भी कराई जा रही है आजकल, तो शाम को क्विज भी सॉल्व कर लिया करो। टेलीग्राम पर जाइए, MJT एजुकेशन लिख करके सर्च कीजिए, आपको ग्रुप मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है ये भी दिया गया है, यहाँ से आप वन लाइनर पा सकते हैं। वन लाइनर फॉर्मेट में भी आप रिवीजन कर सकते हैं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, भारत की किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? तो एक्चुअली में क्विज में हमारी टीम के द्वारा थोड़ा सा वहां पर मिस्टेक कर दिया गया था। देखो, ब्रह्मपुत्र नदी जब आती है बांग्लादेश में, तो ब्रह्मपुत्र जब इंटर करती है तब इसे कहते हैं जमुना, और जब गंगा नदी इधर आती है तब इसे कहते हैं पद्मा। ये दोनों मिलती हैं तब ये संयुक्त जलधारा जो होती है वो कहलाती है मेघना। ठीक है ना, मेघना, ध्यान रखना। ऐसे ये जमुना कह लो, इधर पद्मा कह लो, और ये मेघना हो जाती है। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान रखना, गंगा नदी को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में जाना जाता है। ये वहां पर मिस्टेक हो गया था, और आप इसे सही कर लेंगे। NPCI की स्थापना हुई थी 2008 में, और 2016 में इसने UPI लॉन्च किया। आज आपको क्या बताना है, किस देश ने सर्वाधिक बार अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप जीता हुआ है? ध्यान रहे, अंडर 19 का क्रिकेट विश्व कप पूछा गया है, सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? इसरो ने किस रॉकेट के द्वारा जुलाई 2023 में चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों ही है, आप दोनों के बारे में जो भी पता हो डिटेल में जरूर आंसर करना। और अगेन
बुक अगर आपने अभी तक ऑर्डर नहीं किया है तो उसको आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन पर अवेलेबल है। आप जाकर के इसे लिंक से भी ऑर्डर कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। एमजीटी ऐप पर इसकी फ्री पीडीएफ और क्विज मिलेगी, क्विज सॉल्व करना मत भूलना। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।